नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। बड़ी बात यहां पर यह है कि पहली बार है कि चीन ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी के खिलाफ पहली बार ठोस कदम उठाया है। मक्की के बारे में आपको बता दें कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का वो रिश्तेदार है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में भी वो शामिल रहा है। मक्की को अमेरिका भी आतंकवादी घोषित कर चुका है। तो यहां पर हाफिज सईद का रिश्तेदार है अब्दुल रहमान मक्की और अब वो वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। हम अब रुक कर रहे सीधा हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा का, लेकिन उससे पहले यहां पर सुनवा देते हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं कमर आगा। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। ये भारत की एक जीत हुई, भारत की नहीं मैं बल्कि समझता हूं आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। और हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। कादम्बिनी, ये बड़ी खबर है खासकर भारत के लिहाज से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में ये शामिल रहा है अब्दुल रहमान मक्की। लेकिन चीन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून 2022 में भी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट में शामिल करने पर चीन ने अड़ंगा लगाया था। तो पहली बार कहा जा सकता है कि पाक समर्थित आतंकी को आतंकी घोषित करने में चीन ने यहां पर समर्थन दिया है। देखिए, 15 कंट्रीज की ये कमेटी है, 1267 सैंक्शंस कमेटी जिसे कहते हैं, और भारत और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने ये आतंकवादी हैं जो अलग अलग आतंकी हमलों में इन्वॉल्व रहे हैं उनको सैंक्शंस लिस्ट में डाला जाए। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि हमने पिछले कई मौकों पर देखा है कि किस तरह से चीन ने, जो कि परमानेंट मेंबर है और टेक्निकल होल्ड लगा सकता है, यानी कि और जानकारी मांगने पर 6 महीने तक लिस्टिंग में होल्ड लग जाती है, तो चीन वो करता रहा है। पिछली बार उसने जून 2022 में जब भारत और अमेरिका इसका नाम लेकर सामने आए थे रेजोल्यूशन के लिए, तो सिर्फ चीन ऐसा था जिसने उस पर टेक्निकल होल्ड लगाया। 6 महीने के बाद वो लैप्स हो गया है टेक्निकल होल्ड, और इस बार यहां पर साफ डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है। मक्की जो है उसके बारे में उसका नाम सन 2000 के रेड फोर्ट हमले में भी आता है। उसके अलावा कश्मीर में रेडिकलाइजेशन फंडिंग, आतंकी फंडिंग जो है उसमें भी आता है, कई हमलों में भी आता है भारत में और कश्मीर में खास तौर से। तो भारत लगातार कोशिश कर रहा था। ये एक बड़ी जीत है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले जो यहां पर और जो कोशिशें हुई थी उसमें भी चीन जो है वो टेक्निकल होल्ड लगाता रहा था, लेकिन अब इस बार हमने देखा है कि टेक्निकल होल्ड जो है वो नहीं लगाया गया है। मसूद अजहर के मामले में भी लगाया था, और इसके पहले 2020 में पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने, आपको याद होगा जब FATF का मामला चल रहा था, उस वक्त मक्की को फाइनेंसिंग के लिए सेंटेंस किया था, उसको जेल की सजा सुनाई थी। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात बने हैं उसमें मक्की को अब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकी बैठ के खुलेआम ऑपरेट करते हैं। तो उसमें अब ये हुआ है कि उसके एसेट्स जो हैं, जो भी बैंक वगैरह का जो भी है वो फ्रीज हो जाएगा, उसके ट्रैवल पर रोक लग जाएगी। अगर वो बाहर निकलना चाहेगा तो उसके ट्रैवल पर रोक लग जाएगी उसमें, और कहीं भी और अगर वो निकलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, इंटरपोल को नोटिस हो जाता है। तो एक तरह से उसको कंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अदिति यही है कि भारत की एक बड़ी जीत है, जो वो कोशिश करता आया है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है ये डेजिग्नेट हो जाए। इसके अलावा भी और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं जिनके लिए ये कोशिश चल रही है, लेकिन ये एक बड़ी जीत जरूर है। और चीन ने इस पर टेक्निकल होल्ड साफ तौर पर नहीं लगाया है एक बार वो लैप्स होने के बाद। कादम्बिनी, अब यहाँ पर जिस तरह से हम इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये भी है कि ऐसे लोगों को कोर्ट तक पहुंचाया जाए, किसी तरह से कानूनी प्रक्रिया में इन्हें लाया जाए। क्या यहाँ पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर ये दबाव बनाया जा सकता है कि अब उसे गिरफ्तार करके भारत को सौंपा जाए?
देखिए, दबाव तो लगातार है, खासकर 26/11 के मामलों में, जिन सब में इन लोगों का नाम आता है। हाफिज सईद का ये ब्रदर इन लॉ है, तो 26/11 के मामलों में ये लगातार दबाव है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस दबाव को बिल्कुल मान नहीं रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से पहले अमेरिका से वो उसकी करीबी थी, लेकिन जब अमेरिका से दबाव पड़ा, FATF से दबाव पड़ा, जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उन्होंने जो फंड्स थे वो काट दिए, तो किस तरह से वो चीन के करीब होता गया और चीन उसके साथ लगातार खड़ा है। आयन ब्रदर्स एक दूसरे को बताते हैं ये लोग, और उसके बाद ये दबाव जो है वो झेलने में कामयाब रहा है। सिर्फ जब FATF का दबाव पड़ा, जब वो ब्लैकलिस्ट में आने की बात हो गई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उसने कुछ लोगों पर कार्रवाई की, कुछ आतंकियों पर कार्रवाई की, लेकिन वो भी सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसी लगती है। तो कब कैसे ये सभी जो हैं वो 26/11 के लिए या बाकी आतंकी हमलों के लिए कोर्ट तक पहुंच पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से उनके साथ खड़ा नजर आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कादर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मक्की को वैश्विक आतंकी यहाँ पर घोषित किया गया है और भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत और अमेरिका लंबे वक्त से ये कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के आतंकवादी जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज इस बैठक के समापन समारोह में प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री आने वाले चुनाव में सफलता को लेकर मंत्र भी देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को। कल पहले दिन की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर कमर कसने का आह्वान किया। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। कार्यकारिणी के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ, जिसमें जमकर भीड़ भी जो है वो उमड़ी। और यहाँ पर JP नड्डा ने भी साफ तौर पर कहा कि 2023 और 24 में कोई भी चुनाव हमें हारना नहीं है। तो रविशंजन शुक्ला के पास चलते हैं, जो लगातार कल से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रवीश, कल क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा उस बारे में बताएं, और आज जब प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं उसका वक्त क्या होगा, किस तरह की तैयारियां आज के लिए की जा रही हैं? आज देखिए, कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जो है वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता JP नड्डा ने की। 4 घंटे तकरीबन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चली, उसमें 2 सत्र हुए। उसके बाद में कल दोपहर को तकरीबन 3 बजे के आसपास में नरेंद्र मोदी की जो रोड शो है वो हुआ, और उस रोड शो में हज़ारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। और इस रोड शो का मकसद यही था कि जो गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है उसका अभिनंदन करना कार्यकर्ताओं के जरिए। तो रोड शो हुआ और उसके बाद में 5 बजे के आसपास में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गंभीरता इतनी है कि 4 बजे जो है वो प्रधानमंत्री आए और तकरीबन कल रात को 9 बजे तक थे। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जो उद्घाटन भाषण था वो JP नड्डा ने दिया, और उस उद्घाटन भाषण में उन्होंने साफ किया कि 23 और 24 का कोई भी चुनाव जो है वो उनको हारना नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो डेटाबेस है उसका भी आप जो है वो बूथ वाइज जो है वो आकलन करें और हर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टास्क दिया था एक तरीके से संगठन को कि जो 70,000 से ज़्यादा बूथ हैं, जो कमज़ोर बूथ समझे जाते हैं, उन पर कार्यकर्ता पहुंचे। तो कल JP नड्डा ने अपने उद्घाटन भाषण में ये कहा कि जो 1,30,000 जो बूथ हैं उन तक उनके कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, और इस राजनीतिक प्रस्ताव में ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री पर विपक्ष जो हल्के आरोप लगाता है उसको यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है। तो ये एक राजनीतिक जो है प्रस्ताव पास करके और उसमें 9 बिंदु दिए गए, और ये कहा गया कि अब तक जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो योजनाएं लागू की गई हैं वो बिल्कुल आम लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये सारी बातें जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कही गई। मकसद यही है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहाने जो है वो संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को यहाँ से एक राजनीतिक संदेश दिया जाए ताकि वो लोकसभा चुनाव और जो इस साल 9 विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए कमर कस लें। आज की अगर बात करें तो आज अभी 10 बजे के बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का जो समापन भाषण है
वो तकरीबन 2 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। आज देखना होगा कि कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास होते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आर्थिक और सामाजिक जो है प्रस्ताव, 2 तरीके का जो प्रस्ताव है उसको आज पास किया जा सकता है। जी अदिति। बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अब नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री क्या महामंत्र देने जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को, क्योंकि चुनाव नजदीक है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है अपने कार्यकर्ताओं से और पार्टी के लोगों से कि 2023 और 2024 में एक भी चुनाव नहीं हारना है। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक खास बात यह भी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ खास मुलाकात की है। कर्नाटक चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई है। बीजेपी ने हाल ही में येदियुरप्पा को पार्टी की संसदीय बोर्ड में भी शामिल किया है। अगले 3-4 महीनों में ही कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, क्योंकि कई तरह के आरोपों से वहां पर अभी सरकार जो है वो घिरी हुई है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार एक साझा मोर्चा बनाने की बात करती रही हैं और कर भी रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की जो कोशिश है उसे मायावती ने झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बीएसपी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि बसपा सपा जैसे दलों के साथ मिलकर लड़े तो उसे ज्यादा कामयाबी हासिल होती है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट। अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। कहा कि यूपी में ही नहीं, देश भर में जहां भी चुनाव होंगे बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा और न ही 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, 2023 में किसी भी राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से बसपा गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मौके पर बीएसपी जब गठबंधन में रही है तो उसे ज्यादा सीट मिली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए उसे बस 1 सीट मिली, सपा को 111, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 10 सीटें मिली, सपा को 5। बहन जी ने बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस गठबंधन को तोड़ा, तो जो वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जो वोट मिला, उसमें एक बहुत बड़ा तबका बसपा का, जो पुराना अम्बेडकरवादियों का जो वोटर है, अनुसूचित वर्ग के लोगों का, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जताई है। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। बेशक 2019 में सपा और बसपा मिलकर यूपी में बीजेपी के रथ को रोक नहीं पाई, पर रफ्तार जरूर धीमी कर दी। लेकिन 2022 का वोट शेयर देखें तो एक और तस्वीर बनती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि सपा को 32%, बसपा को 13% और लोकदल को 3%, यानी तीनों को मिलाकर 48% वोट। अगर सपा और बसपा जैसे दल एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ते तो हो सकता था यूपी विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। आप गठबंधन करते ही 10 लोकसभा सीट जीतते हैं और गठबंधन से हटते ही 1 पर विधानसभा में आ जाते हैं, तो अपना नुकसान क्यों चाहती हैं? वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी लगातार
गठबंधन की राजनीति से इनकार कर रही हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हैं, पर उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बसपा अगर लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति आज का सच है। केंद्र में 300 से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी इसे समझती है और इसीलिए एनडीए को बचाए रखना चाहती है। लेकिन मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की जिद कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर वो किससे फायदा पहुंचाना चाहती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में क्लासेस नहीं चलने के बावजूद स्कूलों की ओर से जो ली गई फीस थी उसके मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूलों की ओर से ली गई 15% फीस को माफ कर दिया है। ऐसा सिर्फ 2020 और 21 के सेशन के लिए किया गया है। हाईकोर्ट ने 15% रकम को अगली फीस में एडजस्ट करने को कहा है। जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उनके अभिभावकों को ये 15% रकम वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है। स्कूलों को 2 महीने के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। अभिभावकों के वकील का बयान आपको यहां पर हम सुनवाते हैं। एक बंच था, एक जिसमें ये तमाम जो अफेक्टेड पेरेंट्स थे, ज़्यादातर उनकी पिटीशंस थे। एक बंच ऑफ पिटीशंस थी, 15-16 पिटीशंस का एक। इसमें मेनली हमारी तरफ से बहस ये थी कि कोरोना काल में जो भी सर्विस दी गई उसी के अनुपात में फीस होनी चाहिए, क्योंकि फीस का जो कानूनी कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, जितनी सर्विस उतनी फीस। तो यहाँ पे जब सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन दिया गया तो फीस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्यूशन की फीस आप ले लीजिए। और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर हापुड़ के बाबूगढ़ की अनुसूचित जाति की जो बस्ती है वहां पर जल भराव से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब लोगों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। कई लोगों ने अपने घरों में ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर तक लगा दिए। जिला प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही समस्याओं के समाधान का वादा भी किया है। गांव के लोगों का कहना यह है कि बस्ती में एक तालाब है जो काफी समय से ओवरफ्लो हो रहा है। गांव में गंदा पानी जमा हो गया है जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। गांव वालों का ये भी कहना है कि प्रधान ने जब इससे छुटकारा दिलाने के लिए काम शुरू किया तो ठाकुर समाज के लोग काम यहाँ पर होने नहीं दे रहे हैं और इस तरह की स्थिति में ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं और इसीलिए अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है। जी, यहाँ पर पानी का मामला है। हम अपना घर बेचना चाहते हैं। हमारा पानी रास्ते में बहुत बढ़ रहा है, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और 96 बीघे का तालाब है। हमारा पानी बस वहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, क्या है पूरा पोस्टर में, क्या लिखा हुआ है? पूरे पोस्टर में यही लिखा हुआ है, पानी के कारण हमारे मकान बिकाऊ हैं। ये अधिकारी यहाँ आए हैं? अधिकारी कुछ आए हैं, कुछ नहीं भी आते, अपने खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। क्या मांगे आपकी? प्रधान जी ने ये नाली द्वारा पानी पहुँचाने का कार्य करा है, पर उन्होंने जाट लोगों ने इसे भी बाधित कर दिया। कुछ दिनों से ये भी बंद है। ये दलित बस्ती है, इसमें एक तालाब है और तालाब ओवरफ्लो होने के कारण रास्ते पे 2 से 3 फुट पानी आ जाता है। लगभग 25-30 साल पुराना मुद्दा है। SLWM में हमारा गांव आया है, मैं उसके अंतर्गत एक नाली का निर्माण करा रहा हूँ। वो नाली छोटे तालाब से हरिजन बस्ती से बड़े तालाब में पहुंच जाएगी तो इनकी निदान समस्या का हो जाएगा। उस पर कुछ लोगों ने काम रुकवा रखा। लोग परेशान हो गए। लगभग 150-200 मकानों ने अपने घर पे मकान बिकाऊ है, उस पर पोस्टर लगा रखे हैं। नाली बनवाने का कार्य शुरू हो गया है। नाली मैक्सिमम बन भी चुका है, थोड़ा सा भी नाली बाकी था। तभी कुछ लोगों का था कि नहीं, उस बस्ती का पानी इस बस्ती के तरफ वाले तालाब में ना आए। इस वजह से उनको सभी पक्षों को बुलाया गया था, समझाया गया है और सभी लोग सहमत हैं। काम शुरू है, काम हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को थोड़ा सा शुरू में आक्रोश था, जब वो नाली बनने का जो कार्य था उसको रोक दिया गया था, इस वजह से उनमें आक्रोश था, इस वजह से ऐसी बात की। और अब चीन की बात करते हैं, जहां बीते 1 साल में जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये 6 दशकों में पहली बार है, यानी कि 60 साल से ज्यादा हो चुका है जब पहली बार है चीन की जनसंख्या में इस तरह की गिरावट दर्ज की गई है। 2021 के मुकाबले 2022 की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 2021 में चीन की जनसंख्या 141 करोड़ 26 लाख थी, जो 2022 में घटकर 141 करोड़ 17 लाख 50 हजार हो गई। यानी 1 साल में चीन की जनसंख्या 8.5 लाख तक कम हो गई है।
और जन्म दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रति 1000 लोगों पर 2021 में 1000 लोगों पर 7.52 जन्म थे, जो 2022 में घटकर 6.77 हो गए। इसके अलावा 46 सालों में पहली बार जो मृत्यु दर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन में प्रति 1000 लोगों पर 2021 में 7.18 मृत्यु थी, जो 2022 में बढ़कर 7.37 तक पहुंच गई है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर मिश्रा का। हिमांशु, ये चीन के लिहाज से काफी बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ पर कई तरह के सवाल और कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चीन जिस तरह से कोरोना संकट से जूझ रहा है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। क्या वो एक वजह हो सकती है? और दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि एक बच्चे की जो नीति चीन ने अपनाई है वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए अदिति, ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है चीन सरकार का, वो आधिकारिक एजेंसी है जो चीन की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करता है और इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है। ये एक ऑफिशियल असेसमेंट रिपोर्ट है जो चीन सरकार की तरफ से जारी की गई है और मुझे लगता है कि इसमें 3 बड़ी वजह हैं। पहला, जैसा आपने भी कहा कि जो बर्थ रेट है वो घट गया है चीन में और इससे निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह बताई गई है कि डेथ रेट जो है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है 1976 के बाद। इसका भी सीधा मतलब है कि एक तरफ जहां बर्थ रेट घटता जा रहा है वहीं डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। और तीसरी वजह, जो 2016 तक चीन में एक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि चीन में जो लोग हैं वो यूज्ड टू हो चुके हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो उनके लिए शायद सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि पिछले कुछ साल में जो आर्थिक बोझ है आम लोगों पर चीन में वो बढ़ा है। कोरोना संकट के दौरान भी हमने देखा है कि आर्थिक संकट जो है वो काफी ज्यादा रहा है। जहां तक कोरोना का सवाल है, इस पर चीन सरकार की तरफ से कोई बहुत चौंकाने वाले आंकड़े नहीं दिए गए। मैंने देखा है अभी पिछले 1 महीने में ये कहा गया है, चीन के एक बड़े अधिकारी ने ये कहा कि 59,000 मौतें चीन में हुई हैं दिसंबर से जनवरी 12 के बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जो कोरोना से डेथ का जो ऑफिशियल फिगर है चीन का, जिसको सार्वजनिक किया गया है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजहें जो हैं वो 3 हैं। पहला, बर्थ रेट में गिरावट, दूसरा जो डेथ रेट है उसमें बढ़ोतरी, और तीसरा जो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया 1980 से 2015 तक, करीब 35 साल चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी रही थी। और इन सब का एक मिला जुला नतीजा है कि आज चीन में जो रफ्तार है जनसंख्या की वो घट गई है पहली बार 62 साल में। और महत्वपूर्ण ये भी है कि चीन सरकार का अपना असेसमेंट है कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है 2023 में, वो ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा। और ये बात संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी जो एक रिपोर्ट जुलाई में जारी की थी अदिति, उसमें ये बात संयुक्त राष्ट्र ने भी बहुत प्रमुखता से कही थी और ये कहा था कि इस साल में अप्रैल तक भारत की जनसंख्या जो है वो चीन से ज्यादा हो जाएगी। और चीन में जो गिरावट का जो ये सिलसिला है, अगर आप संयुक्त राष्ट्र की एक प्रोजेक्शन देखें, 2050 तक चीन की जनसंख्या घटकर 131 करोड़ के आसपास होगी, जबकि भारत की बढ़कर 166 करोड़ के आसपास होगी। बिल्कुल। तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है 2022। हिमांशु, अगर संक्षेप में देखा जाए तो क्या इससे अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है चीन की, उस पर भी असर पड़ेगा, धीमी हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात का असेसमेंट भी किया जा रहा है कि चीन में जो एजाइंग पॉपुलेशन यानी जो ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ वहां पर शिक्षा का खर्च भी काफी बढ़ा है और चीन की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। पिछले 3 साल में जो कोरोना के साल रहे हैं, और मैं आंकड़े देख रहा था, WHO ने कहा कि 1 करोड़ 9 लाख लोगों को चीन में कोरोना हुआ है। तो बहुत सारे सवाल भी हैं इन आंकड़ों को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर चीन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है कोरोना संकट का और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है। और आने वाले समय में अगर वर्कफोर्स की उम्र बढ़ती है तो निश्चित तौर पर चीन सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो 6 दशकों में पहली बार चीन में राष्ट्रीय जन्म दर जो है उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब आपको दिखा रहे हैं हम टॉप 5, जिसमें आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री आज महामंत्र देने जा रहे हैं। दूसरी खबर, 1 साल में 8.5 लाख तक घट गई है चीन की जनसंख्या, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगी। तीसरी खबर,
पहली बार दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 900 से ज्यादा टेस्ट हुए लेकिन कोई भी केस पॉजिटिव नहीं रहा। चौथी खबर चंडीगढ़ से आई, जहां पर थार हिट एंड रन मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड मेजर है ये आरोपी। पांचवी खबर बांके बिहारी कॉरिडोर से विस्थापन का मामला। अब लोगों का विरोध जो है यहाँ पर शुरू हो गया। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर को चुनना है, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।